नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना रहे। पिछले भाग में आपने सुना, पूर्णा अब समाज के तानों और तिरस्कारों से टूटी जा रही है। गंगा स्नान को निकली तो रामकली नाम की एक विधवा से उसकी मुलाकात हुई, जो उसे अपने साथ मंदिर ले जाती है। वहाँ का माहौल देखकर पूर्णा के मन में ग्लानि, डर और शर्म से आंसू भर आते हैं और जब लोग उसे घूरते छेड़ते हैं तब वह कांपते दिल से एक ही बात सोचती है, आज से मंदिर ना जाऊंगी। आइए सुनते हैं प्रेमा का भाग 8। पूर्णा ने कान पकड़े कि अब मंदिर कभी न जाऊंगी। ऐसे मंदिरों पर दई का कोप भी नहीं पड़ता। उस दिन से वह घर ही पर बैठी रहती। समय काटना पहाड़ हो जाता। न किसी के यहाँ आना न जाना, न किसी से भेंट न मुलाकात, न कोई काम न धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर पढ़े क्या? दो चार किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी की संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी नहीं चाहता था। कोई ऐसा न था जो बाजार से लाती, मगर वह किताबों का मोल क्या जाने। दो एक बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर से मंगवाए, मगर फिर कुछ समझकर चुप हो रही। बेल बूटे बनाना उसको आते ही न थे कि उससे जी बहलाए। हाँ, सीना आता था, मगर सिए किस पड़े। नित इस तरह बेकाम बैठे रहने से वह हरदम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी पंडिताइन और चौबाइन अपने चेले चपाड़ों के साथ आकर कुछ सिखावन की बातें सुना जाती थी, मगर जब कभी वह कहती कि बाबू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से नहीं रोक सकती और ना कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे वह समझे कि उनका आना मुझे बुरा लगता है। सच तो यह है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। यद्यपि वह अभी तक यही समझती थी कि अमृत राय यहाँ दया की राह से आया करते हैं, मगर नहीं मालूम क्यों वह उनके आने का एक एक दिन गिना करती और जब इतवार आता तो सवेरे ही से उनके शुभ आगमन की तैयारियां होने लगती। बिल्लो बड़े प्रेम से सारा मकान साफ करती, कुर्सियां और तस्वीरों पर से 7 दिन की जमी हुई धूल मिट्टी दूर करती। पूर्णा खुद भी अच्छे और साफ कपड़े पहनती। अब उसके दिल में आप ही आप बनाव श्रृंगार करने की इच्छा होती थी, मगर दिल को रोकती। जब बाबू अमृत राय आ जाते तो उसका मलिन मुख कुंदन की तरह दमकने लगता। उसकी प्यारी सूरत और भी अधिक प्यारी मालूम होने लगती। जब तक बाबू साहब रहते उसे अपना घर भरा मालूम होता। वह इसी कोशिश में रहती कि ऐसी क्या बात करूं जिसमें वह प्रसन्न होकर घर को जावें। बाबू साहब ऐसे हंसमुख थे कि रोते को भी एक बार हंसा देते। यहाँ वो खूब बुलबुल की तरह चहकते, कोई ऐसी बात न कहते जिससे पूर्णा दुखी हो। जब उनके चलने का समय आता तो वह कुछ उदास हो जाती। बाबू साहब इसे ताड़ जाते और पूर्णा की खातिर से कुछ देर और बैठते। इसी तरह कभी कभी घंटों बीत जाते। जब दिया में बत्ती पड़ने की बेला आती तो बाबू साहब चले जाते। पूर्णा कुछ देर तक इधर उधर बौखलाई हुई घूमती, जो बातें हुई होती उनको मन में दोहराती। यह समय उस आनंददायक स्वप्न सा जान पड़ता था जो आंख के खुलते ही गायब हो जाता था। इसी तरह कई मास और बीत गए और आखिर जो बात अमृत राय के मन में थी वह पूरी हो गई। अर्थात पूर्णा को अब मालूम होने लगा कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत समाती जाती है और उनका दिल भी मेरी मोहब्बत से खाली नहीं। अब पूर्णा पहले से ज्यादा उदास रहने लगी। हाय ओ बौरे मन, क्या एक बार प्रीति लगाने से तेरा जी नहीं भरा? जो तू फिर से यह रोग पाल रहा है, तुझे कुछ मालूम है कि इस रोग की औषधि क्या है? जब तू यह जानता है तो फिर क्यों इस आशा पर यह स्नेह बढ़ा रहा है? और बाबू साहब, तुमको क्या कहना मंजूर है? तुम क्या करने पर आए हो? तुम्हारे जी में क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि यह अग्नि धधकेगी तो फिर बुझाए न बुझेगी? मुझ में ऐसा कौन सा गुण है, कहाँ की बड़ी सुंदरी हूँ, जो तुम प्रेमा, प्यारी प्रेमा को त्यागे देते हो? वह बार बार मुझको बुलाती है, तुम ही बताओ मैं कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं? और तुम तो आग लगाकर दूर से तमाशा देखोगे, इसे बुझाएगा कौन? बेचारी पूर्णा इन्हीं विचारों में डूबी रहती। बहुत चाहती कि अमृत राय का ख्याल न आने पाए, मगर कुछ बस न चलता। अपने दिल का परिचय उसको एक दिन यूं मिला कि बाबू अमृत राय नियत समय पर नहीं आए। थोड़ी देर तक तो वह उनकी राह देखती रही, मगर जब वह अब भी न आए तब तो उसका दिल कुछ परेशान होने लगा। बड़ी व्याकुलता से दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और आधा घंटे तक कान लगाए खड़ी रही। फिर भीतर आई
और मन मारकर बैठ गई। चित्त की कुछ वैसी अवस्था होने लगी जो पंडित जी के दौरे पर जाने के वक्त हुआ करती। शंका हुई कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए। महरी से कहा, बिल्लो जरा देखो तो बाबू साहब का जी कैसा है। नहीं मालूम क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो लपकी हुई बाबू साहब के बंगले पर पहुंचती तो ज्ञात हुआ कि वह आज 2-3 नौकर के साथ लेकर बाजार गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए। पुराना बूढ़ा कहार आधी टांगों तक धोती बांधे सर हिलाता हुआ आया और कहने लगा, बेटा बड़ा खराब जमाना आवा है। 1000 का सौदा होए तो 2000 का सौदा होए तो हम ही ले आवत रहन, आज खुद आप गए हैं। भला इतने बड़े आदमी का वह चाहत रहा। बाकी फिर सब अंग्रेजी जमाना आया है, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के जौन न हो जाए तौन अचरज नहीं। बिल्लो बूढ़े कहार के सर हिलाने पर हंसती हुई घर को लौटी। इधर जब से वह आई थी पूर्णा की विचित्र दशा हो रही थी। विकल हो कर कभी भीतर जाती कभी बाहर आती, किसी तरह चैन ही न आता। जान पड़ता कि बिल्लो के आने में देर हो रही है कि इतने में जूते की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर द्वार पर आई और बाबू साहब को टहलते हुए पाया तो मानो उसको कोई धन मिल गया। झटपट भीतर से किवाड़ खोल दिया, कुर्सी रख दी और चौखट पर सर नीचा करके खड़ी हो गई। अमृत राय, बिल्लो कहीं गई है क्या? पूर्णा लजाते हुए, हाँ आप ही के यहाँ तो गई है। अमृत राय, मेरे यहाँ कब गई? क्यों कुछ जरूरत थी? पूर्णा, आपके आने में विलम्ब हुआ तो मैंने सोचा शायद जीना अच्छा हो, उसको देखने के लिए भेजा। अमृत राय प्यार से देखकर, बीमारी चाहे कैसी ही हो वह मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकी। जरा बाजार चला गया था, वहाँ देर हो गई। यह कहकर उन्होंने एक दफे जोर से पुकारा, खई अंदर आओ। और 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक के हाथ में संदूक था और दूसरे के हाथ में तय किए हुए कपड़े। सब सामान चौकी पर रख दिया गया। बाबू साहब बोले, पूर्णा मुझे पूरी आशा है कि तुम 2-4 मामूली चीजें लेकर मुझे कृतार्थ करोगी। हंसकर, यह देर में आने का जुर्माना है। पूर्णा अचंभे में आ गई। यह क्या? यह तो फिर वही स्नेह बढ़ाने वाली बातें हैं। और इनको खरीदने के लिए आप ही बाजार गए थे? अमृत राय, तुम्हारे दिल में जो है वह मैं जानती हूँ, मेरे दिल में जो है वह तुम भी जानते हो। मगर इसका नतीजा? इसमें संदेह नहीं कि इन चीजों की पूर्णा को बहुत जरूरत थी। पंडित जी की मोल ली हुई साड़ियाँ अब तक लंगे तंगे चली थी, मगर अब पहनने को कोई कपड़े न थे। उसने सोचा था कि अब की जब बाबू साहब के यहाँ से मासिक तनख्वाह मिलेगी तो मामूली साड़ियाँ मांग लूंगी। उसे यह क्या मालूम था कि बीच में बनारसी और रेशमी साड़ियों का ढेर लग जाएगा। पहले तो वह स्त्रियों की स्वाभाविक आत्म अभिलाषा से इन चीजों को देखने लगी, मगर फिर यह चेत कर कि मेरा इस तरह चीजों पर गिरना उचित नहीं है, वह अलग हट गई और बोली, बाबू साहब इस अनुग्रह के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मगर यह भारी भारी जोड़े मेरे किस काम के? मेरे लिए मोटी छोरी साड़ियाँ चाहिए, मैं इन्हें पहनूंगी तो कोई क्या कहेगा? अमृत राय, तुमने ले लिया, मेरी मेहनत ठिकाने लगी और मैं कुछ नहीं जानता। इतने में बिल्लो पहुंची और कमरे में बाबू साहब को देखते ही निहाल हो गई। जब चौकी पर दृष्टि पड़ी और इन चीजों को देखा तो बोली, क्या इनके लिए आप बाजार गए थे? बूढ़ा कहार रो रहा था कि मेरी दस्तूरी मारी गई। अमृत राय दबी जबान से, वह सब कहार मेरे नौकर हैं, मेरे लिए बाजार से चीजें लाते हैं, तुम्हारे सरकार का मैं चाकर हूँ। बिल्लो यह सुनकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई। पूर्णा के कान में भी भनक पड़ गई थी। बोली, उल्टी बात न कहिए, मैं तो खुद आपकी चेरियों की चेरी हूँ। इसके बाद इधर उधर की कुछ बातें हुई। माघ पूस के दिन थे, सर्दी खूब पड़ रही थी। बाबू साहब देर तक बैठ न सके और 8 बजते बजते वह अपने घर को सिधारे। उनके चले जाने के बाद पूर्णा ने जो संदूक खोला तो दंग रह गई। स्त्रियों के श्रृंगार की सब सामग्रियां मौजूद थी और जो चीज थी सुंदर और उत्तम थी। आईना, कंघी, सुगंधित तेल की शीशियां, भांति भांति के इत्र, हाथों के कंगन, गले का चंद्रहार जड़ाऊ, एक रूप हला पानदान, लिखने पढ़ने के सामान से भरी एक संदूक की, किस्से कहानियों की किताबें, इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी चीजें बड़ी उत्तम रीति से सजा कर धरी हुई थी। कपड़ों का बैठन खोला तो अच्छी से अच्छी साड़ियां दिखाई दी, सरबती, धानी, गुलाबी, उन पर रेशम के बेल बूट बने हुए, चादरें भारी सुनहरे काम की। बिल्लो इन चीजों को देख देख फूली न समाती थी। बहू, यह सब चीजें तुम पहनोगी तो रानी हो जाओगी, रानी। पूर्णा गिरी हुई आवाज में, कुछ भंग खा गई हो क्या बिल्लो? मैं यह चीजें पहनूंगी तो जीती बचूंगी। चौबाइन और सेठानी ताने दे देकर जान ले लेंगी। बिल्लो, ताने क्या देंगी? कोई दिल लगी है? इसमें उनके बाप का क्या इतराज? कोई उनसे मांगने जाता है? पूर्णा ने महरी को आश्चर्य की आंखों से देखा।
यही बिल्लो है जो अभी ये 2 घंटे पहले चौहाइन और पंडिताइन से सम्मित करती है और मुझे बार बार पहनने ओढ़ने से वर्जा करती है। यकायक यह क्या काया पलट हो गई। बोली, कुछ संसार के कहने की भी तो लाज है बिल्लो। मैं यह थोड़ा ही कहती हूँ कि हरदम यह चीजें पहना करो। जब बाबू साहब आवे थोड़ी देर के लिए पहन लिया। पूर्णा लजाकर, यह श्रृंगार करके मुझसे उनके सामने क्यों कर निकला जाएगा। तुम्हें याद है एक बार प्रेमा ने मेरे बाल गूंथ दिए थे। तुमसे क्या कहूँ, उस दिन वह मेरी तरफ ऐसा ताकते थे जैसे कोई किसी पर जादू करे। नहीं मालूम क्या बात है कि उसी दिन से वह जब कभी मेरी ओर देखते हैं तो मेरी छाती धड़ धड़ करने लगती है। मुझसे जानबूझकर फिर ऐसी भूल ना होगी। बिल्लो, बहू उनकी मर्जी ऐसी ही है, तो क्या करोगी। इन्हीं चीजों के लिए कल वह बाजार गए थे। सैकड़ों नौकर चाकर हैं मगर इन्हें आप जाकर लाए। तुम इनको न पहनोगी तो वह अपने दिल में क्या कहेंगे। पूर्णा आंखों में आंसू भरकर, बिल्लो बाबू अमृत राय नहीं मालूम क्या करने वाले हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वह मुझसे दिन दिन अधिक प्रेम बढ़ाते जाते हैं और मैं अपने दिल को क्या कहूँ। तुमसे कहते लज्जा आती है। वह अब मेरे कहने में नहीं रहा। मोहल्ले वाले अलग बदनाम कर रहे हैं। न जाने ईश्वर को क्या करना मंजूर है। बिल्लो ने इसका कुछ जवाब न दिया। पूर्णा ने भी उस दिन खाना न बनाया। सांझ ही से जाकर चारपाई पर लेट रही। दूसरे दिन सुबह को उठकर उसने एक किताब पढ़ना शुरू की जो बाबू साहब लाए थे। जो जो वो पढ़ती उसको ऐसा मालूम होता कि कोई मेरी ही दुख की कहानी कह रहा है। इनके पढ़ने में जो जी लगा तो इतवार का दिन आया। दिन निकलते ही बिल्लो ने हंसकर कहा, आज बाबू साहब के आने का दिन है। पूर्णा अनजान बनकर, फिर बिल्लो आज तुमको जरूर गहने पहनने पड़ेंगे। पूर्णा दबी आवाज से, आज तो मेरे सर में पीड़ा हो रही है। बिल्लो, नौज तुम्हारे बैरी का सर दर्द करे, इस बहाने से पीछा न छूटेगा। पूर्णा, और जो किसी ने मुझे ताना दिया तो तू जानना। बिल्लो, ताना कौन डाल देगी। सवेरे ही से बिल्लो ने पूर्णा का बनाव श्रृंगार करना शुरू किया। महीनों से सर न मला गया था, आज सुगंधित मसाले से मला गया, तेल डाला गया, कंघी की गई, बाल गूथे गए। और जब तीसरे पहर को पूर्णा ने गुलाबी कुर्ती पहनकर उस रेशमी काम की सरवती साड़ी पहनी, गले में हार और हाथों में कंगन सजाए तो सुंदरता की मूर्ति मालूम होने लगी। आज तक कभी उसने ऐसे रत्न जड़ित गहने और बहुमूल कपड़े न पहने थे और न कभी ऐसी सुघर मालूम हुई थी। वह अपने मुखार बिंद को आप देख देख कुछ प्रसन्न भी होती थी, कुछ लजाती भी थी और कुछ सोच भी करती थी। जब सांझ हुई तो पूर्णा कुछ उदास हो गई। जिस पर भी उसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थी और वह चौंक कर ताकती थी कि कहीं अमृत राय तो नहीं आ गए। 5 बजते बजते और दिनों से सवेरे बाबू अमृत राय आए। कमरे में बैठे बिल्लो से कुशलानंद पूछा और ललचाई हुई आंखों से अंदर के दरवाजे की तरफ ताकने लगे, मगर वहां पूर्णा न थी। कोई 10 मिनट तक तो उन्होंने चुपचाप उसकी राह देखी, मगर जब अब भी न दिखाई दी तो बिल्लो से पूछा, क्यों महारी, आज तुम्हारी सरकार कहाँ है। बिल्लो मुस्कुराकर, घर में ही तो हैं। अमृत राय, तो आई क्यों नहीं, क्या आज कुछ नाराज है क्या। बिल्लो, हूँ सरकार, उनका मन जाने। अमृत राय, जरा जाकर लीवा आओ, अगर नाराज हो तो चलकर मनाओ। यह सुनकर बिल्लो हंसती हुई अंदर गई और पूर्णा से बोली, बहू उठोगी या वह आप ही मनाने आते हैं। पूर्णा, बिल्लो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जाकर कह दो बीमार हैं। बिल्लो, बीमारी का बहाना करोगी तो वह डॉक्टर को लेने चले जाएंगे। पूर्णा, अच्छा कह दो सो रही हैं। बिल्लो, तो क्या वह जगाने ना आएंगे। पूर्णा, अच्छा बिल्लो तुम ही कोई बहाना कर दो जिससे मुझे जाना न पड़े। बिल्लो, मैं जाकर कह देती हूँ कि वह आपको बुलाती हैं। पूर्णा को कोई बहाना न मिला। वह उठी और शर्म से सर झुकाए, घूंघट निकाले, बदन को चुराती लजाती बल खाती एक गिलोरी दान लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अमृत राय ने देखा तो अचंभे में आ गए, आंखें चौंधिया गई। 1 मिनट तक तो वह इस तरह ताकते रहे जैसे कोई लड़के खिलौने को देखे। इसके बाद मुस्कुराकर बोले, ईश्वर तू धन्य है। पूर्णा लजाती हुई, आप कुशल से थे। अमृत राय तिरछी निगाहों से देखकर, अब तक तो कुशल में था मगर अब खैरियत नहीं नजर आती। पूर्णा समझ गई। अमृत राय की रंगीली बातों का आनंद लेते लेते वह बोलने में निपुण हो गई थी। बोली, अपने किए का क्या इलाज। अमृत राय, क्या किसी को अपनी जान से बैर है। पूर्णा ने लजाकर मुंह फेर लिया। बाबू साहब हंसने लगे और पूर्णा की तरफ प्यार की निगाहों से देखा। उसकी रसिक बातें उनको बहुत भाई। कुछ देर तक और ऐसी रस भरी बातें होती रही। पूर्णा को इस बात की सुधि भी न थी कि मेरा इस तरह बोलना चालना मेरे लिए उचित नहीं है। उसको इस वक्त न पंडिताइन का डर था, न पड़ोसियों का भय,
बातों ही बातों में उसने मुस्कुराकर अमृत राय से पूछा, आपको आजकल प्रेमा का कुछ समाचार मिला है? अमृत राय, नहीं पूर्णा, मुझे उधर उनकी कुछ खबर नहीं मिली। हाँ, इतना जानता हूँ कि बाबू दाननाथ से ब्याह की बातचीत हो रही है। पूर्णा, बाबू दाननाथ तो आपके मित्र हैं। अमृत राय, मित्र भी हैं और प्रेमा के योग भी हैं। पूर्णा, यह तो मैं नहीं मानूंगी, उनका जोड़ है तो आप ही से है। हाँ, आपका ब्याह भी तो कहीं ठहरा था। अमृत राय, हाँ, कुछ बातचीत हो रही थी। पूर्णा, कब तक होने की आशा है? अमृत राय, देखो अब कब भाग जागता है, मैं तो बहुत जल्दी मचा रहा हूँ। पूर्णा, तो क्या इधर ही से खिंचाव है? आश्चर्य की बात है। अमृत राय, नहीं पूर्णा, मैं जरा भागहीन हूँ, अभी तक सिवाय बातचीत होने के और कोई बात तय नहीं हुई। पूर्णा मुस्कुराकर, मुझे अवश्य न्योता दीजिएगा। अमृत राय, तुम्हारे ही हाथों तो सब कुछ है, अगर तुम चाहो तो मेरे सर सेहरा बहुत जल्द बंध जाए। पूर्णा भौचक होकर अमृत राय की ओर देखने लगी। उनका आशय अब की बार भी वह न समझी। बोली, मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा उठा न रखूंगी। अमृत राय, इन बातों को याद रखना। पूर्णा, ऐसा न हो भूल जाओ तो मेरा सब अरमान मिट्टी में मिल जाए। यह कहकर बाबू अमृत राय उठे और चलते समय पूर्णा की ओर देखा। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी, मानो विनय कर रही थी कि जरा देर और बैठिए। मगर अमृत राय को कोई जरूरी काम था। धीरे से उठ खड़े हुए और बोले, जी तो नहीं चाहता कि यहाँ से जाऊं, मगर आज कुछ काम ही ऐसा आ पड़ा। यह कहा और चल दिए। पूर्णा खड़ी रोती रह गई। दोस्तों, 8वां भाग यहीं पे समाप्त होता है। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी भाग 9 के साथ। धन्यवाद।